नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के लिए बीए तृतीय वर्ष के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत सैक का पेपर जिसका शीर्षक है रंग आलेख एवं रंगमंच के पाठ्यक्रम विश्लेषण को लेकर। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था समाचार संकलन और लेखन आपको समझ में आया होगा और आपको पेपर को पढ़ने में आसानी हो रही होगी। आप अपनी जो समस्या है उसके बारे में ज़रूर बताना। शुरू करते हैं इस पेपर को, रंग आलेख और रंगमंच के पेपर को। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पाठ्यक्रम। ये रंग आलेख और रंगमंच का जो पाठ्यक्रम है आपके हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से मैंने लिया है। यही आपका पाठ्यक्रम है जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। अब शुरू करते हैं। पेपर का शीर्षक देखिए, रंग आलेख एवं रंगमंच। रंग आलेख से मतलब है, रंग से मतलब नाटक, आलेख से मतलब लिखने से है, मतलब नाटक जो लिखा गया नाटक है, नाटक जो लिखा गया नाटककार हैं उनके नाटक। और रंगमंच अर्थात नाटक जब रंगमंच प्रस्तुत होता है, रंगमंच से तात्पर्य यहाँ पे स्टेज से है जहाँ पे कोई नाटक प्ले किया जाता है, वो रंगमंच होता है। तो नाटक, आलेख और रंगमंच का एक दूसरे से आपस में संबंध है। बिना रंगमंच के नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को रंग आलेख के साथ रंगमंच भी पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, थोड़ी सी भूमिका बताती हूँ रंगमंच और रंग आलेख से संबंध में, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो उपन्यास, कहानी, निबंध पढ़े हैं, काव्य पढ़े हैं, कविता पढ़े हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े हैं ना। और बीए सेकेंड ईयर में आप लोगों ने सैक का पेपर कार्यालय हिंदी पढ़ा है और अनुवाद विज्ञान पढ़ा है। कहने का मतलब है कि जितने पेपर आप लोगों ने पढ़े हैं उससे अलग है तो ये भी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत की है एक विधा, लेकिन नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता, इन सब से एक अलग विधा है और अनोखी विधा है। अब आइए इस पर बात करते हैं। नाटक एक ऐसी विधा है जिसे दृश्य विधा कहा जाता है। ये केवल पढ़ने सुनने की विधा नहीं है, ये दृश्य विधा है, ये देखने की विधा है। नाटक का जब मंचन होता है, मंचन से तात्पर्य है जब नाटक स्टेज पे प्ले किया जाता है, उसका रंगमंच होता है, और उस रंगमंच पे जब उसका मंचन होता है, जब वो नाटक प्ले किया जाता है, तो नाटक जो नाटककार लिखा है वो नाटक विधा अपने आप में पूर्ण विधा बनती है। नाटक लिख देने मात्र से ही कोई नाटक अपने आप में पूर्ण नहीं होता है जब तक कि वो रंगमंच पे उतारा ना जाए। तो रंगमंच और नाटक का आपस में संबंध है, और बिना रंगमंच के नाटक नहीं हो सकता और नाटक बिना रंगमंच के पूर्ण नहीं हो सकता है। तो नाटक और रंगमंच का ये संबंध है। और नाटक के संबंध में आप लोग इसका इतिहास भी पढ़ेंगे। कहते हैं कि नाटक को पंचम वेद की श्रेणी में रखा गया है। पंचम वेद की जब बात करते हैं अर्थात पांचवें वेद की बात करते हैं तो आप लोगों को तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हमारे 4 वेद हैं, वो कौन कौन से हैं। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। उसके अलावा जो 5वां वेद है उसे नाट्य शास्त्र कहा जाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत नाटक का उल्लेख है। उसी नाटक को आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे मिला है और नाटक का संबंध रंगमंच से है। इसके अंतर्गत इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। अन्य पेपरों की तरह आप देख सकते हैं कि इसमें इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 में पूरे पेपर के पाठ्यक्रम को रखा गया है। इकाई 1 के अंतर्गत आप देखिए ध्यान से, मैं आप लोगों को हाईलाइट करके थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी जिससे आपको समझने में आसानी हो। इकाई 1 के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो नाटक के बारे में पढ़ना था, रंग आलेख के बारे में पढ़ना है। इसमें देखिए नाटक क्या होता है, नाटक किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर नाटक के प्रमुख प्रकारों का वर्णन है और उनका रचना विधान के अंतर्गत है। नाटक का ही भाग है एकांकी, पूर्णांकी कहा गया है। पूर्णांकी पूरा अंक जिसमें हो पूर्णांकी कहलाता है। एक अंक का, एक जीवन के एक पार्ट का जब वर्णन होता है तो एकांकी कहलाता है। नाटक जब लोक नाटक होता है, अर्थात जब लोक जीवन पे आधारित नाटक प्रस्तुत किया जाता है उसे लोक नाटक कहते हैं। प्रहसन
प्रहसन से तात्पर्य वह नाटक जो हंसाने के लिए, जो हास्य प्रधान नाटक होता है उसे प्रहसन कहा जाता है। काव्य नाटक से तात्पर्य वे नाटक जो काव्य में, कविता के फ्रेम में लिखे जाते हैं वो काव्य नाटक कहलाते हैं। नुक्कड़ नाटक वे नाटक होता है जो गली मोहल्ले सड़क पर लोगों को जागरूक करने के लिए ऑन द स्पॉट खेला जाता है, वो नुक्कड़ नाटक कहलाता है। प्रतीक नाटक वो नाटक होते हैं जो प्रतीकात्मक तरीके से अपनी बात रखते हैं स्टेज पे अपनी कलाओं के माध्यम से, उसे प्रतीक नाटक कहते हैं। दूसरे शब्दों में से मूक नाटक भी कह सकते हैं कि बिना बोले अपनी बातें कह देना। अगला है भाव नाटक। भाव नाटक भी लगभग इसी श्रेणी में आता है जो भाव भंगिमाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य नाटक वे नाटक होता है जो रंगमंच पर प्ले नहीं किया जाता है, लेकिन वो इस अंदाज में पढ़ा जाता है, ऐसे लगता है कि पात्र नाटक खेल रहे हैं, अर्थात वो प्ले कर रहे हैं, कैरेक्टर के हिसाब से उस आवाज़ में वो पढ़ा जाता है। रेडियो नाटक भी इसी श्रेणी में आता है। टीवी नाटक से तात्पर्य है जो सीरियल आप लोग देखते हैं वो टीवी नाटक कहलाता है। और नाटक का जो बृहद रूप आप देखोगे कमर्शियल दुनिया में, तो जो मूवी होती है, जो फिल्म बनाई जाती है, वो नाटक का ही एक भाग है। तो इन सब के बारे में आपको विस्तार से इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगली इकाई के अंतर्गत। इकाई 2 के अंतर्गत आप लोग देखिए, 1 मिनट, इकाई 2 आपको दिखाई दे रही होगी। इकाई 2 के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है हिंदी नाट्य शास्त्र और नाट्य लेखन का इतिहास। आप लोगों को मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया कि नाट्य विधा को पंचम वेद कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे चारों वेद, उसी प्रकार से नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया है और इसका संबंध नाटक से है। तो हिंदी नाट्य शास्त्र क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है, और नाट्य लेखन का इतिहास क्या है, नाटक जो लिखा गया है उसका इतिहास क्या है, नाटक के इतिहास को पढ़ना है। जब हिंदी नाट्य शास्त्र कहा जा रहा है तो इसका संबंध संस्कृत से है। संस्कृत के नाट्य शास्त्र से कैसे नाटक अपना रूप धारण करता है और आता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, कैसे लिखा जाता है उसका वर्णन करना है। और जब नाट्य लेखन के इतिहास की बात करते हैं तो नाटक जो हिंदी साहित्य में प्रादुर्भाव हुआ है वो आधुनिक काल अर्थात भारतीय युग की देन है। भारतीय युग से ही नाटक का प्रादुर्भाव हिंदी में माना जाता है, तो भारतीय युग से ही हमें नाटक के इतिहास को पढ़ना है। और नाट्य शास्त्र में संस्कृत में जाना होगा, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को समझने की कोशिश करना होगा, उसके इतिहास को देखना होगा, तो वो वहाँ से पढ़ना होगा। इसके लिए आप के पास किताब जो उपलब्ध है उसमें बहुत विस्तार से दिया होगा, तो आप वहाँ से विस्तार से पढ़ने की कोशिश करना। नाट्यशास्त्र एक प्राचीन नाट्यशास्त्र अर्थात संस्कृत नाट्यशास्त्र की एक जो पूरा इतिहास उसके बारे में बताएगा। और नाट्य लेखन परंपरा का इतिहास जब हम कहते हैं तो भारतीय युग से नाटक लिखने की शुरुआत होती है, तो आधुनिक काल में भारतीय से हमें हिंदी नाटक का इतिहास देखेंगे, वहाँ से ही मिलता है। हिंदी नाटक की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें, प्रवृत्तियों से तात्पर्य है विशेषताएं। नाटक की प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिस विशेषताओं को ध्यान में रख के नाटक लिखा जाता है, तो उसमें पहला है सामाजिक समस्याएं, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक बुराइयां, कुरीतियों को ध्यान में रख के नाटक लिखा जाता है। और समाज की सांस्कृतिक धरोहर है उसको ध्यान में रख के नाटक लिखा जाता है, आधारित होता है। ऐतिहासिक बहुत सारी चीज़ें जो इतिहास को ध्यान में रख के नाटक लिखे गए हैं, समाज की समस्याओं को ध्यान में रख के जो नाटक लिखे गए समस्यामूलक नाटक कहलाएं, जो ऐतिहासिक चीज़ों को ध्यान में रख के लिखे गए ऐतिहासिक नाटक कहलाएं। ठीक उसी प्रकार से एक नया जो आधुनिक काल के अंदर एक नया जो कह सकते हैं समाज की जो नई विचारधारा देखने को सामने आई है, उसके अंतर्गत जो शामिल है एब्सर्ड ड्रामा। एब्सर्ड नाटक से तात्पर्य है विसंगतिपूर्ण नाटक, अर्थात जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। इस तरह की विचारधारा की जो विसंगतियाँ, एक विसंगतिपूर्ण नाटक इस श्रेणी में आता है। जब पढ़ाऊंगी आपको एक अलग लेक्चर से बनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। बस इतना आप समझो कि जो है वो नहीं है, अर्थात विसंगति से तात्पर्य है यहाँ पे नाटक जो है वो एक नई विधा है। इसके बारे में यहाँ पे ये भी एक नाटक की प्रवृत्ति है जिसको ध्यान में रख के भी नाटक लिखे गए हैं। तो आपको इसके बारे में विस्तार से पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, इकाई 3 के अंतर्गत हम देख सकते हैं
इकाई 3 के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? इकाई 1 और इकाई 2 में, इकाई 1 में तो हमें नाटक के बारे में पढ़ना है, नाटक के प्रकार के बारे में पढ़ना है। इकाई 2 में हमें नाट्यशास्त्र के लेखन इतिहास को पढ़ना है, नाटक के इतिहास को पढ़ना है, और नाटक लिखने की जो प्रवृत्तियाँ रही हैं, जो विशेषताएँ रही हैं, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, ऐतिहासिक हो, समस्या मूलक हो या एब्सर्ड नाटक हो, इन सब प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना है। इकाई 3 में हमें पढ़ना है हिंदी के प्रमुख नाटक और नाटककार। कुछ नाटक और नाटककारों को रखा गया है, अर्थात नाटककारों को रखा गया हमारे पाठ्यक्रम में। उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी नाटक है, नाटककार हैं, उनको पढ़ना है, जिसमें भारतेंदु आते हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं ना, और लक्ष्मी नारायण मिश्र आते हैं, और भी नाटककार 5-6 नाटककार हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। उनके नाटकों के बारे में भी आपको पढ़ना है, तो आपको आपकी किताब में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको विस्तार से नाटक और नाटककार के बारे में पढ़ लेना। एक आपको क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इकाई 3 में हिंदी रंगमंच के प्रमुख रूप। अब यहाँ रंगमंच आ गया। रंगमंच वह है जहाँ पे नाटक का मंचन किया जाता है, अर्थात जहाँ पे नाटक की प्रस्तुति दी जाती है, उस स्टेज को रंगमंच कहा जाता है। वो कितने तरह के रंगमंच होते हैं, किस तरह के रंगमंच होते हैं, उसके बारे में जब हम शुरुआती रंगमंच की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हिंदी में रंगमंच लाए, भारतेंदु से ही नाटक की शुरुआत मानी जाती है, और भारतेंदु के समय से ही नाटक अपने मूल रूप में कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में अपना रूप धारण करता है। तो उस समय जो रंगमंच था, उस रंगमंच का नाम था शौकिया रंगमंच। शौकिया रंगमंच से तात्पर्य वो रंगमंच जो शौक बस खेलने के लिए रंगमंच बनाया गया हो और उस पर रंगमंच मंचन किया जा रहा हो। शौकिया रंगमंच का जो संबंध है वो पारसी रंगमंच से लिया जाता है। इसका एक इतिहास है रंगमंच का, वो जब मैं आपको रंगमंच के बारे में पढ़ाऊंगी तो विस्तार से बताऊंगी। अभी इसे जानने की कोशिश करो आप इतना है कि रंगमंच के जो प्रमुख रूप है उसको आप पढ़ना है, जिसमें शौकिया रंगमंच आता है। शौकिया रंगमंच जब आगे बढ़ता है तो व्यावसायिक रंगमंच में तब्दील होता है। जब शौक बस लोग रंगमंच का इस्तेमाल करते थे और खेलते थे, तो एक कह सकते हैं मनोरंजन के लिए वो नाटक खेला जा रहा था। धीरे धीरे वो जब मनोरंजन बढ़ता गया, लोगों की तादाद बढ़ती गई और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे, तो ये जो रंगमंच था वो व्यावसायिक रंगमंच हो गया। अर्थात व्यावसायिक रंगमंच से तात्पर्य कि कहीं भी अगर मंचन होता था तो वहाँ पे टिकट लगा दिया गया, 2-4 रुपये 10 रुपये, जो कि जिससे कि कुछ आमदनी भी हो जाए और जो रंगमंच के कलाकार हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, उनको सामान मुहैया कराने के लिए भी एक साधन हो जाए। तो व्यावसायिक रंगमंच में वो धीरे धीरे तब्दील हो गया। अर्थात कहीं भी मंचन होता था तो वहाँ पे टिकट वगैरह की या चंदा क्या कह सकते हैं कि इस तरह से व्यवस्था होने लगी। जब देखा कि व्यावसायिक रंगमंच बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इस पर एक कैरियर हो सकता है, इसको विस्तार देने की कोशिश करना चाहिए, इसमें कला को एक संरक्षित करने की ज़रूरत है, तो सरकारी रंगमंच का निर्माण हुआ। सरकारी रंगमंच से तात्पर्य है वह रंगमंच जो सरकार के अंडर में आया। तो सरकार ने खुद NSD जैसे नाट्य अकादमी की स्थापना की, जिसमें इसकी शिक्षा दीक्षा दी जाने लगी, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाने लगी नाटक खेलने के लिए। और फिर बाद में वही जो ट्रेंड लोग हुए वही लोग इस कमर्शियल दुनिया में गए और मूवी में, सीरियल में अपना कह सकते हैं किस्मत आजमाने लगे, और इस तरह से वो पूरी तरह से एक जो बॉलीवुड हॉलीवुड का जो एक इंडस्ट्री है वो खड़ा होता है। तो वो रंगमंच का ही पार्ट है, रंगमंच के ही कलाकार हैं, NSD के ही कलाकार हैं, जो कि टीवी में अपना फिल्म वगैरह में अपना काम करते हैं। एक तरह से उधर व्यवसायिक नज़रिए से चीज़ें आगे बढ़ने लगी, तो सरकारी रंगमंच बना और उस पर लोगों को शिक्षा दीक्षा, BA MA MPhil PhD ट्रेनिंग, एक्टिंग वगैरह की हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाने लगी, तो उसका संबंध वहाँ से है। तो ये सरकारी रंगमंच का क्या योगदान रहा है नाटक रंगमंच के रूप में, उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना था। 3 प्रकार के रंगमंच के रूप में आपको रंगमंच को पढ़ना है। आपके पाठ्यक्रम में शामिल है शौकिया रंगमंच, व्यावसायिक रंगमंच और सरकारी रंगमंच। आगे बढ़ते हैं। हिंदी क्षेत्र के प्रमुख रंगशालाएँ और संस्थाएँ कौन सी हैं? जब सरकारी रंगमंच बन गया तो उसके अंतर्गत बहुत सारी रंगशालाएँ अर्थात स्टेज बनाए गए, संस्थाएं बनाई गई जहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जाने लगी। वो कौन कौन सी प्रमुख है हिंदी क्षेत्र में, उसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है। ये आपको आपके सिलेबस के अंदर किताब में मिल जाएगा, आप उससे विस्तार से वहाँ से पढ़ने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। इकाई 4। इकाई 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। इकाई 4 को हाईलाइट करती फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इकाई 4 के अंतर्गत आप लोग देखिए, इसके अंदर रंगमंच से संबंधित चीज़ें हैं। रंगमंच कैसा होना चाहिए, रंगमंच के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, रंगमंच की तमाम तरह की जो विशेषताएं हैं
उसको ध्यान में रख के यहाँ रंगमंच के बारे में बताया गया है। तो रंगमंच बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, एक रंगमंच में कितने तरह के लोग काम करते हैं, कि रंगमंच कैसे सजता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। देखिए, रंग शिल्प प्रशिक्षण, यहाँ पे आपको रंग शिल्प अर्थात रंगमंच को डेकोरेट करने का, सजाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अर्थात शिक्षा दी जा रही है, बताया जा रहा है कि क्या क्या जरूरी है और किस रूप में जरूरी है रंगमंच के लिए। तो प्रशिक्षण के अंदर शामिल है रंग स्थापत्य, अर्थात रंगमंच कैसे स्थापित किया जाए। अब रंगमंच कैसा होना चाहिए ये तो नाटक पे डिपेंड करेगा। अगर नाटक आधुनिक है तो रंगमंच मॉडर्न बनेगा। अगर नाटक की जो थीम है, जो कथा है, वो पौराणिक है तो नाटक पौराणिक बनेगा। अगर रामायण की कथा है तो नाटक रामायण के अनुसार बनेगा। ऐसा नहीं है कि रामायण को आधुनिक रंगमंच पे खेल लिया जाएगा। अतः रामायण के कैरेक्टर को क्या पहनना है, उस स्टेज को कैसे डेकोरेट करना है, वो रामायण के थीम के आधार पे होगा, ना कि आधुनिक रंगमंच के हिसाब से होगा। तो रंग स्थापत्य के दौरान ये समझाया जाता है कि रंगमंच किस तरह का स्थापित होगा। ये नाटक के थीम पे डिपेंड करता है, उसकी डिमांड पे डिपेंड करता है। तो इसका ज्ञान एक रंगमंचकर्ता को होना चाहिए। इसलिए रंगमंच शिल्प का प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। रंग सज्जा, रंगमंच को कैसे सजाया जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। अर्थात अगर शहरी रंगमंच है तो वहाँ पे पेड़ पौधे कम ही लगाए जाएंगे, वहाँ पे मड़ई जैसा घर तो नहीं बनाया जाए, मतलब घास फूस के घर नहीं बनेंगे, वहाँ पे तो महल जैसा या बिल्डिंग जैसी स्टोरेज बिल्डिंग होगी, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होगी। तो रंगमंच को कैसे सजाया जाए इसमें बताया जाएगा। रंग दीपन, रंग दीपन से तात्पर्य है कि रंग को कैसे आकार दिया जाए, वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, कैसे उसे डेकोरेट किया जाए। ध्वनि व्यवस्था, अगर नाटक रंगमंच पे प्ले हो रहा है तो किस तरह की ध्वनि की व्यवस्था की जाए, अर्थात ये इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर मान लो नाटक में दुखद सीन को दिखाना है तो लाइट को डिम करना होगा, बहुत खुशी दिखाना तो लाइट को ब्राइट करना होगा, बहुत बैलेंस लाइट दिखाना तो लाइट को कम करना होगा ना। तो उस तरह से लाइट की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया। आप लोग कोई मूवी सीरियल देखो तो जहाँ पे रोमांटिक सीन दिखाएगा लाइट को बहुत ब्राइट कर देगा या बहुत लाइट ही ऑफ कर देगा, या अगर बहुत दुखी सीन दिखाएगा तो सैड कर देगा अर्थात डाउन कर देगा ना। इस तरह की लाइट की व्यवस्था के लिए ध्वनि जो लाइट है अर्थात जो ध्वनि है, आवाज़ है, साउंड है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्रसाधन, ध्वनि और लाइट दोनों एक साथ काम करेगा। प्रसाधन मतलब है ब्यूटी पार्लर, यानी कह सकते हैं कि प्रसाधन सामग्री जो है वो मतलब कैसे सजाया जाए, मतलब किसी व्यक्ति को बूढ़ा बनाना तो बूढ़ा व्यक्ति चाहिए। अब बूढ़े व्यक्ति को तो क्या पहनाना है, उसको कैसे डेकोरेट करना, उसके हेयर वाइट करने हैं, ब्लैक करने हैं, कैसे उसको डेकोरेट करना है, ये सारा काम पार्लर वालों का होता है, जो वहाँ पे सेट पे वो लोग कैरेक्टर के हिसाब से उसके प्रसाधन अर्थात उसको तैयार करते हैं। निर्देशन और अभिनय, निर्देशन से तात्पर्य है डायरेक्टर से, डायरेक्टर निर्देश कैसे देखता है चीज़ों को कैसे क्या करना है। और जो अभिनय होता है, अभिनय अर्थात जो अभिनेता होता है वो अभिनय करता है, और अभिनेता के अलावा जो और पात्र होते हैं वो भी अभिनय करता है। अभिनय करने से तात्पर्य है कि एक्टिंग करने से है, अर्थात किस तरह की एक्टिंग करना है और कैसे करना है निर्देशक के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात अगर कोई कैरेक्टर नौकर के रूप में है तो नौकर की वेशभूषा, बोलचाल, उसकी एक्टिंग, भाव व्यवहार कैसा होगा, एक मालिक का भाव व्यवहार कैसा होगा, ये निर्देशन के अनुसार अभिनय करता है तो उस पर वो डिपेंड करता है कि कैसे वो उसको कमांड दे रहा है। तो उसका भी ज्ञान जरूरी होता है, और अभिनय अर्थात एक्टिंग का भी ज्ञान होगा तभी वो अभिनय कर सकता है। ये सारी चीज़ें मिलके एक रंग स्थापत्य को स्थापित करती हैं, रंग शिल्प को स्थापित करती है, इसलिए इसका प्रशिक्षण देना जरूरी है। रंगमंच के अंदर सबसे जरूरी जो चीज़ है वो रंगमंचीय भाषा की है। रंगमंच की भाषा कैसी होनी चाहिए नाटक पे डिपेंड करता है। नाटक कैसा है, पौराणिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, समस्या मूलक है, या विसंगतिपूर्ण है, या मॉडर्न है, किस तरह का, या कह सकते हैं कि बच्चों का नाटक है या बड़ों का है, किस तरह की वो चीज़ें उसमें आई, उस तरह की भाषा का प्रयोग होगा। अब अगर महाभारत या रामायण को दिखाना है तो आप हिंदी खड़ी बोली में नहीं बोलवा सकते हैं, आपको उस तरह के शब्दों का प्रयोग करना होगा, उस तरह की भाषा को, उस तरह के अदब का, उस तरह की संस्कृति का प्रयोग करना होगा, तभी आप उस नाटक में वो लय ला सकते हैं। तो भाषा, रंगमंच की भाषा कैसी होनी चाहिए इसका विशेष ध्यान देना होता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको विस्तार से इसमें बताया गया है।
तो ये हो गया रंग शिल्प प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत आप लोगों को रंग स्थापत्य, रंग सज्जा, रंग दीपन, ध्वनि व्यवस्था, प्रसाधन, निर्देशन और अभिनय, ये 5-6 तत्व हैं। और भाषा, रंगमंचीय भाषा, इन सब को ध्यान दिया जाता है रंगमंच के अंतर्गत। और रंगमंच शिल्प का प्रशिक्षण दिया जाता है इन सब चीज़ों को बताने के लिए। इन सारे जो हैं चीज़ों में, कैसे रंग स्थापत्य, रंग सज्जा, रंग, इन सब में कैरियर है। और जिस आप कह सकते हैं कि महारत हासिल जिस एरिया में आपको, चाहे रंग स्थापत्य मतलब साज सज्जा में, या रंग दीपन में, ध्वनि व्यवस्था में, प्रसाधन, जिसमें आप बहुत अच्छी रुचि लेते हैं, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। सब की शिक्षा दी जाती है। NST इसीलिए बनाया गया, नाट्य अकादमी बनाया गया दिल्ली में, और इसके अंदर सब कुछ सिखाया जाता है, जिसमें जो पारंगत होता है वो उस एरिया में अपना करियर बनाता है। इसलिए ये सैक के अंदर स्किल पेपर के अंतर्गत रखा गया कि आप अगर इस एरिया में आपको इंटरेस्ट है तो आप इस एरिया में आ सकते हैं। इसलिए स्किल का पेपर के रूप में ये आपको पढ़ाया जा रहा है। अगला इसमें है रंग आलेख की प्रविधि। आलेख कह रहे हैं तो नाटक से, कि नाटक लिखने के प्रविधि क्या है, नियम क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जब एक नाटककार नाटक लिखता है। उसमें वस्तु विधान का ध्यान रखता है, कथा कैसी है, कहानी कैसी है, पात्र परिकल्पना किस तरह से आ रही है, परिस्थिति योजना क्या, किस समस्या को लेकर लिख रहा है, उसका ध्यान देना होता है। संवाद लेखन का वैशिष्ट होना चाहिए, अर्थात जो बातचीत हो रही है, क्योंकि नाटक में ये बहुत बड़ी चीज़ है, संवाद लेखन की वैशिष्ट, क्योंकि नाटक एक ऐसी विधा है जो डायलॉग सिस्टम पे आधारित है। मतलब कैरेक्टर एक दूसरे से संवाद करते बिना संवाद के चरित्र को गढ़ना बहुत मुश्किल होता है, किसी कहानी को या किसी बात को कहना बहुत मुश्किल होता है। तो डायलॉग सिस्टम को बहुत विशिष्ट तरीके से वर्णन करना और उसको संवाद करवाना, ये बहुत बड़ी कला होती है। तो नाटक जब हम लिखते हैं तो उसके अंतर्गत ये बहुत मुख्य भूमिका के रूप में काम करता है, तो इसका ज्ञान नाटककार को होना चाहिए। रंग निर्देशों की उपयोगिता, और जो रंग निर्देश, जो नाटक में बताई गई चीज़ें हैं, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, उसका क्या महत्व है। नाटक ऐसे नहीं कि आप लोगों को बताया है कि हर रचना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य की कोई रचना नहीं होती है। तो नाटक जो लिखा गया है, जो तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में लिख के किया जा रहा है, लिखा जा रहा है या रंगमंच पे उतारा जा रहा है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या उपयोगिता, आखिर वो नाटक किस उद्देश्य से लिखा गया है, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसको भी ध्यान में रख के आप नाटक को लिपिबद्ध करते हैं और नाटक को पढ़ा जाता है। और लास्ट में इकाई 4 के अंतर्गत शामिल है रंग समीक्षा का महत्व। रंग समीक्षा कहने का मतलब नाटक की आलोचना, नाटक की समीक्षा क्यों जरूरी है। एक नाटककार और रंगमंच में क्या सामंजस्य है, क्या अंतर है। जो एक्टिंग हुई है, जो नाटककार ने नाटक लिखा है, उसमें जो एक्टिंग हुई है, जो अभिनय हुआ है, जो रंगशिल्प सजाया गया है, तमाम तरह की जो व्यवस्था है, किसी नाटक को देखने के बाद एक आलोचक उसके बारे में अपनी समीक्षा, अपना वक्तव्य देता है। जो भी उसकी अच्छाइयाँ हैं, जो भी बुराइयाँ हैं, उसके बारे में जो निष्कर्ष देता है, जो बातें कहता है, वो समीक्षा के अंतर्गत शामिल हैं। तो वो हो गई रंग समीक्षा। तो इसके अंतर्गत वो आलोचना कह सकते हैं, या कह सकते हैं समीक्षा, या जो भी उसके अंतर्गत पार्ट हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें, इसको सुधार के लिए। क्योंकि रंग समीक्षा इसलिए भी ज़रूरी है, कि किसी की भी समीक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें सुधार तभी आ सकता है जब कोई पॉइंट आउट करके बताए कि ये तुम में कमी है। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम उसमें सुधार नहीं ला सकते। इसलिए किसी भी रचना की समीक्षा बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हो गया संपूर्ण पेपर का एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इकाई रंग आलेख और रंगमंच, इकाई 1, इकाई 2 एक बार फिर से देख लो। इकाई 1 में नाटक के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है, इकाई 2 में इतिहास देखना है और सामाजिक प्रवृत्तियाँ देखना है, इकाई 3 में नाटक और नाटककार के बारे में पढ़ना है और रंगमंच के बारे में पढ़ना है। 3 रंगमंच का जिक्र यहाँ पे हुआ है, शौकिया रंगमंच, व्यावसायिक रंगमंच और सरकारी रंगमंच। रंगशालाओं का वर्णन करना है, उसके बाद रंगशिल्प प्रशिक्षण के बारे में अर्थात रंगमंच के बारे में सारी विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। रंग आलेख की प्रविधि के बारे में भी आपको पढ़ना है और लास्ट में रंग समीक्षा के महत्व का वर्णन करना है। तो ये हो गया संपूर्ण पेपर का एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे थोड़ा विस्तार से चीज़ों को लेके। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखें और ध्यान से पढ़ें और मेहनत करें अच्छे नंबर जिससे आपके आ सके। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।